हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो है वो अब वापस से एक्शन में आते हुए दिखेगा। फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो दैट सुप्रीम कोर्ट in many judgments they have said that uniform civil code is an idea whose time has come। लेकिन लॉ कमीशन का रिपोर्ट ये आया, उसमें ये कहा गया दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, yes it is very much required in a country like India, but at this present moment India is not ready। rather law commission ने ये कहा that rather than bringing uniform civil code in order to address the gender inequality, the best solution is to reform the existing personal law so that the existing personal law is in sync with the कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड अदर थिंग्स। सो एक तरीके का डिबेट चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसके ऊपर अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस हैं। गवर्नमेंट जो है वो कई सारे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हुए दिख रही है, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में। तो एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो वापस से अब काफी ज्यादा लाइमलाइट में आते हुए दिख रहा है। और इस समय फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा है जहां पे पॉलीगैमी प्रैक्टिस को बैन करने के लिए कुछ एक्टिविस्ट्स ने पिटीशन फाइल किया है, जिसकी वजह से वापस से अब ये एक तरीके का डिमांड हो रहा है दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिस दिस इज व्हाई इंडिया नीड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। और पहले मैं बता दूं दैट दिस एंटायर वीडियो इज रिकॉर्डिंग is being recorded on the basis of what this scholar has said in this newspaper. It does not represent any of my personal opinion over here. So whatever I'm going to say, it's just coming from this particular newspaper. So this you must be aware about it. So basically friends, यहाँ पे हुआ क्या है कि 5 petitioners जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और 5 पेटिशनर्स का बेसिकली जो रिक्वेस्ट है, जो पिटिशन है, उसमें दे बेसिकली वांट दैट सेक्शन 2 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 को स्ट्रक डाउन किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। बिकॉज पेटिशनर्स का कहना है दैट दिस इज बेसिकली दैट लीगल प्रोविजन विच अलाउज फॉर पॉलीगैमी। और ये सेक्शन 2 because it allows polygamy, so it basically violates article 14 and article 15। मतलब it basically violates the fundamental right of women, especially the women belonging to a particular religion, which is against equality to all citizens irrespective of caste, religion, language or any other things। So basically section 2 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 को स्ट्रक डाउन करने की बात है। और साथ ही साथ इस पिटीशन में यह कहा गया है कि जो भी मुस्लिम मैरिजेस हो रहे हैं और डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इन सभी को स्टेट अथॉरिटीज के पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन जो अभी ऑलरेडी एक मैरिज में है और इसके बावजूद इफ अ पर्सन मैरी सम अदर वुमेन, अगर ये पर्टिकुलर चीज वो करता है, तो जो फर्स्ट वाइफ है और जो उनके पहले बच्चे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, सारा मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी उनको चला जाएगा। सो इफ एनी मुस्लिम पर्सन मैरीज अनदर वुमेन without dissolving its earlier marriage, then all of the matrimonial property will go to the mother and the child from his फर्स्ट वाइफ। तो ये बेसिकली पिटिशन में यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। अब ये जो सेक्शन 2 की बात हो रही है, देखिए बेसिकली क्या है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 2 में ये लिखा गया है दैट जो भी पर्सन है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन पर्सन के जो पर्सनल मैटर्स हैं, वो चाहे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सो ऑल दीज मैटर्स रिलेटेड टू द मुस्लिम पर्सनल, वो बेसिकली गवर्न होगा एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरीयत कहा जाता है। मतलब इन पर्टिकुलर मैटर्स में जो पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी द शरीयत लॉ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में केवल ये चीज लिखा हुआ है दैट मैरिजेस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस के मामले में मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत। मतलब इट्स जस्ट सेइंग दैट
if a Muslim person is there, which law is going to be applicable on him with respect to marriage, divorce, maintenance, or inheritance? It will be the Muslim personal law, Shariat. But the question is, what is that Muslim personal law? वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? वो कहीं भी कोडिफाई नहीं किया गया है. जस्ट लाइक हिंदू, तो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, राइट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है. सो ऑल ऑफ दैट इज कोडिफाइड. ये जो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, इट बेसिकली सेज दैट मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत विल बी एप्लीकेबल. बट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट लॉ, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, इसका कहीं भी कोई कोडिफिकेशन नहीं है, अनलाइक हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. रादर ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत है, इट डिराइव्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्स सच एज कुरान, हदीथ एंड मेनी अदर. तो एक तरीके से ये एक और प्रॉब्लम है जो इन पेटिशनर्स का कहना है कि मुस्लिम लॉ जो है वो कहीं पे एक जगह लिखा भी नहीं हुआ है, और इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो शरीयत को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. सम गोज विद अ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन, सम गोज विद अ मॉडरेट फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन. और इन सभी इंटरप्रिटेशंस की वजह से देयर इज वन थिंग विच इज वेरी मच अ बिग प्रॉब्लम, इट इज जेंडर इनइक्वालिटी. उन सभी इंटरप्रिटेशंस में देखने को मिलता है. और इसीलिए पेटिशनर्स ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करे कि जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको एक जगह कोडिफाई किया जाए, राइट, रादर दैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बीइंग इंटरप्रेटेड एज पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. रादर द बेस्ट थिंग इज कि जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट आया है, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट आया, वैसे ही एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी एक एक्ट पार्लियामेंट को पास करना चाहिए जिसमें इट शुड बी एंटायरली कोडिफाइड, सो दैट किसी भी तरीके का इंटरप्रिटेशन को लेकर कंफ्यूजन ना हो. और ये जो कोडिफिकेशन किया जाएगा, इट शुड बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये कोडिफाई होना चाहिए, और जब ये कोडिफाई किया जाएगा सो जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इसमें ध्यान दिया जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द पेटिशनर्स हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. अब फ्रेंड्स, ये जो पेटिशन फाइल किया गया है ये कुछ री अटेम्प्ट है, बिकॉज आपको मैं बता दूं, इन 5 पेटिशनर्स में से जो 2 एक्टिविस्ट हैं, जो बेसिकली ये 5 लोग हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया, इसमें जो 2 लोग हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुके हैं टू प्रोहिबिट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन द फेमस शायरा बानो एंड अदर्स केस. तो ये पहले ही जाके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ऑन द बेसिस की इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे. और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए इनवैलिडेट भी किया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को 2017 में. और साथ ही साथ इस पिटीशन में जो ये 2 एक्टिविस्ट ने फाइल किया था, इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने की तो बात थी, और साथ ही साथ इस पिटीशन में पॉलीगैमी और निकाह हलाला इसको भी बैन करने की बात हुई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के जजमेंट में केवल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया था, पॉलीगैमी और निकाह हलाला के ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं आया था. तो ये मामला उसके बाद एक तरीके से एंड हो गया. वापस से ये जो एक्टिविस्ट हैं, दे हैव अगेन अराइव्ड एट द डोर्स of the Honorable Supreme Court to again this time make a fresh request for the court to ban the practice of polygamy. अब अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर पहले जजमेंट क्या आया है, तो प्राइमरली 2 जजमेंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं. सरला मुदगल केस 1995 का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000 का. इन दोनों केस में यह कहा गया है कि बेसिकली अगर कोई हिंदू मैन जो ऑलरेडी शादी कर चुका है किसी से, और वो उस पुराने शादी को बिना तोड़े हुए वो इस्लाम में इसीलिए कन्वर्ट कर जाता है बिकॉज वो एक से ज्यादा शादी कर सके. तो ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा था इन दोनों केसेस में, 1995 के केस में और 2000 के केस में, कि एक हिंदू मैन ने शादी किया हुआ है और विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज ही कन्वर्ट्स इनटू इस्लाम purely for the purpose of marrying for the second time, because as per the Muslim personal law it is allowed. तो ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा कि क्या ये लीगल हो सकता है, that once a person who was belonging to a different person religion, he now converts to Islam just for marrying for more number of times. So whether it is constitutionally allowed, whether it is legally valid, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्ट्रक डाउन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जस्ट बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन एंड नाउ यू हैव मैरिड समवन एल्स, दैट डज नॉट मीन दैट आप
पुराने मैरिज को बिना डिसॉल्व करके ये चीज कर सकते हो। तो द सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू हस्बैंड आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम विदाउट हैविंग डिसॉल्व द फर्स्ट मैरिज इज वॉइड। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को वॉइड किया था। बट लेट मी टेल यू, ये केस का कॉन्टेक्स्ट अलग था। इस केस में द पर्सन वॉज इनिशियली अ हिंदू मैन, देन ही लेटर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम जस्ट टू मैरी समवन एल्स। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। ये लॉ का पर्पस नहीं है एज पर द हिंदू मैरिजेस एक्ट। दिस इज नॉट अलाउड। इफ यू वांट टू मैरी ट्वाइस देन फर्स्ट यू हैव टू एंड योर फर्स्ट मैरिज। आपको अपना पहला शादी खत्म करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मूव टू सम अदर थिंग। बट जस्ट नाउ यू हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, दैट डज नॉट मीन कि उस समय जो आपने किया है दैट विल बी अलाउड। सो एज पर द जजमेंट ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आया था। अभी तक एज सच पॉलीगैमी को लेकर कोई ऐसा मेजर जजमेंट नहीं आया है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।